हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे भारतीय इतिहास के स्रोत की, जिसको हमने मुख्यतः दो भागों के अंदर बांटा था, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो फ्रेंड्स, हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर पुरातात्विक स्रोत को अच्छे से समझा था और पार्ट टू में साहित्यिक स्रोत स्टार्ट किए थे। और हमने साहित्यिक स्रोत को पुनः तीन भागों के अंदर बांटा था: भारतीय साहित्य, समकालीन ग्रंथ और विदेशी साहित्य। दोस्तों, हमने भारतीय साहित्य को पुनः तीन भागों के अंदर बांटा था: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर ब्राह्मण साहित्य को अच्छे से समझा था और आज की इस वीडियो में हम बौद्ध व जैन साहित्य को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहले बौद्ध साहित्य को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद जैन साहित्य को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ब्राह्मण साहित्य की तरह बौद्ध साहित्य भी बहुत विशाल है, जिनके अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं और कुछ ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं। अब हम बात करें कुछ प्रमुख ग्रंथों की, तो वो है पिटक ग्रंथ, जातक ग्रंथ, दीपवंश व महावंश और संस्कृत बौद्ध ग्रंथ। तो दोस्तों, अब हम इन ग्रंथों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें पिटक ग्रंथों की, तो ये है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। दोस्तों, इनकी संख्या 3 होने के कारण इन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, विनय पिटक सबसे पुराना पिटक है, जिसके अंदर हमें भिक्षु भिक्षुणियों के संग तथा उनके दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार और नियम कायदों आदि का संग्रह किया गया है। दोस्तों, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश, सिद्धांत और उदाहरण तथा कथानकों आदि का संग्रह है। दोस्तों, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश, सिद्धांत, उदाहरण तथा कथानकों आदि का संग्रह है तथा अभिधम पिटक में बौद्ध धर्मों के सिद्धांतों और दर्शन की उच्च स्तर पर विवेचना की गई है। दोस्तों, इन पिटकों से हमें महात्मा बुद्ध के समय के भारत के संबंध में बहुत सी उपयोगी बातें ज्ञात होती है। और दोस्तों, जो त्रिपिटकों पर भाष्य व टीकाएं लिखी गई हैं, उनसे हमें तत्कालीन भाषा एवं सामाजिक परिवेश का भी पता चलता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करें सेकंड बौद्ध धर्म ग्रंथ की, तो वो है जातक ग्रंथ। दोस्तों, जातक ग्रंथों में हमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं लिखी गई हैं, जो उस समय के समाज को अच्छे से समझाती है। दोस्तों, इन जातक ग्रंथों से हमें बौद्धकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा की महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होती है। दोस्तों, अब हम बात करें तीसरे बौद्ध धर्म ग्रंथ की, तो वो है अन्य पाली ग्रंथ, जिसके अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट पाली ग्रंथ हैं, जैसे मिलिंद-पन्हो, दीपवंश व महावंश। दोस्तों, मिलिंद-पन्हो में हमें यूनानी नरेश मिलेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मिलन तथा उनके बीच जो बातचीत हुई थी, उनका वर्णन मिलता है। फ्रेंड्स, हम बात करें दीपवंश व महावंश की, तो इन दोनों में हमें श्रीलंका का इतिहास मिलता है, लेकिन हमें इनसे तत्कालीन भारत के बारे में भी बहुत सी जानकारी मिलती है। दोस्तों, अब हम बात करें लास्ट बौद्ध धर्म ग्रंथ की, तो वो है संस्कृत बौद्ध ग्रंथ। दोस्तों, पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में भी अनेक बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, चौधरानंद काव्य, दिव्यावदान आदि। इस तरह फ्रेंड्स, हमें इन बौद्ध ग्रंथों से तत्कालीन भारतीय इतिहास की वास्तविक स्थिति को जानने में काफ़ी सहायता मिलती है। अब फ्रेंड्स, हम बात करें जैन धर्म ग्रंथ की, तो इसमें कुछ प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं: परिशिष्ट पर्व, भद्र बहु चरित्र, जैन आगम ग्रंथ और व्याख्या एवं टीकाएं। दोस्तों, परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र सूरी द्वारा लिखित है, जिसके अंदर हमें भगवान महावीर के समय के राजाओं और अन्य जैन सम्राटों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दोस्तों, हम बात करें भद्र बहु चरित्र की, तो भद्र बहु चरित्र में प्रसिद्ध जैन विद्वान भद्र बहु तथा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपसे एक प्रश्न किया था कि ऋग्वेद में कितने मंडल यानी अध्याय है, तो उसका जवाब है 10। तो दोस्तों, आज की वीडियो का प्रश्न ये है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ। दोस्तों, यदि आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखें।
Thank you so much for watching my video. Have a great day ahead.